चलो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में ये वाला सवाल देखा था कि यार केरला के गवर्नर कौन है। और फिर हमने देखा था कि यार अभी तो केरला के गवर्नर जो इस जब पूछा गया था तब तो केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान थे, लेकिन आज की डेट में केरला के बिहार के गवर्नर हो चुके हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अच्छा, इंडिया में गवर्नर होना चाहिए, उसका आर्टिकल किस में? आर्टिकल 153 में है। गवर्नर जो है, गवर्नर की जो असेंट पावर है, एक गवर्नर को असेंट करना पड़ेगा, वो आर्टिकल 200 में है। तो ये लिखा गया है गवर्नर होना चाहिए और गवर्नर असेंट करेगा आर्टिकल 200 में। गवर्नर अपॉइंटेड बाय किसके द्वारा होता है? गवर्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं। याद रखिएगा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, है ना, ऑन द रिकमेंडेशन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ किसके बेटा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब क्या हुआ? इसके चेयरमैन कौन होते हैं? पीएम होते हैं। तो आप कह सकते हो कि गवर्नर कौन बनेगा? वो पीएम रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट उन्हें गवर्नर बना देते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन 10 हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। The recently revoked the Article 370 is associated with the which of these states of India? यार आर्टिकल 370 आपको पता ही है। आर्टिकल 370 जो है ये जम्मू एंड कश्मीर से रिवोक किया गया था। जम्मू कश्मीर से रिवोक किया गया था क्योंकि वहाँ जम्मू कश्मीर में उसका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, अलग असेंबली थी। फिर क्या हुआ कि इसे रिवोक करने के बाद में जम्मू कश्मीर से 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई। एक यूनियन टेरिटरी का नाम लद्दाख है और दूसरी यूनियन टेरिटरी का नाम जम्मू एंड कश्मीर है। जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर नो एसएलए, कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर नहीं होगा। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, एक यूनियन टेरिटरी तो है लेकिन यहाँ पर एसएलए होगा और एसएलए जो होगा उसमें उसका हेड जो सीएम भी यहाँ पर पाया जाएगा। तो ये आपको दो बातें पता हो गई। अच्छा, अब यदि मैं आगे की बात यदि करूँ कि जम्मू कश्मीर की जो एसएलए है वो उसमें 90 सीट्स है ना, 90 सीट्स। और अभी उमार अब्दुल्ला सीएम है जम्मू एंड कश्मीर के। हिंदुस्तान का सबसे पुराना नेशनल पार्क, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क जो है वो हैमिश नेशनल पार्क है, जो लद्दाख में है। ये थोड़ा सा याद रखेंगे, सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क लद्दाख में है जिसका नाम हैमिश नेशनल पार्क है। अच्छा, और आपको यहाँ कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा और मैं आगे आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। यार जो लद्दाख है ना, लद्दाख है, इसी में आपका पीओके को भी हमने कंसीडर कर लिया है। लद्दाख में अक्सई चाइना को भी हमने कंसीडर कर लिया है। तो लद्दाख जो है पीओके, अक्सई चाइना और एक और बड़ा फेमस है सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर पे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर भी कहाँ पर है बेटा? लद्दाख में है। सियाचिन ग्लेशियर भी लद्दाख में है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। मुझे लगता है यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बेटा? जम्मू एंड कश्मीर है, कश्मीर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है द 4 मल्टी स्टोरी केरला में जो है ये इसका राइट आंसर केरला है। तो ये करंट अफेयर की बात थी। करंट अफेयर की बात में क्या है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट जो हुई थी उसको डिमोलिश किया गया। तो याद रखना, एक चीज याद रख सकते हो, क्वेश्चन और आंसर नहीं याद रखना है, लेकिन एक बात याद रख लो, इंपीरियल 1 और इंपीरियल 2 ये जो है ये हमारे देश की जो है हाईएस्ट बिल्डिंग है। किसी एक एग्जाम में ये वाला सवाल आया हुआ भी है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लिखवा दिया कि यार इंपीरियल 1 और इंपीरियल 2 इज द हाईएस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गोवा जो है आप सबको पता है, गोवा के बारे में 19 ऐसा कह सकते हैं लास्ट में लिबरल हुआ। और ये जो था इसमें पोर्चुगीज थे, यहाँ पर पोर्चुगीज थे। तो याद रखिएगा कि गोवा में पोर्चुगीज थे और आपका पुडुचेरी में अच्छा, पुडुचेरी में कौन थे बेटा? फ्रेंच लोग थे, फ्रेंच थे। सबसे पहले इंडिया में पोर्चुगीज आए और पोर्चुगीज सबसे लास्ट में गए। हम अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। इरानियन मेजर जनरल कासिम सुलेमानी 2020 में इन्हें मार दिया गया। देखो करंट अफेयर आ रहा है
तो यार आपको वर्ल्ड न्यूज़ पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर जो था वो क्या हुआ बेटा, इसका राइट आंसर इराक था। लेकिन अब जो है ये सवाल अब एग्जाम में शायद नहीं पूछा जाएगा क्योंकि करंट अफेयर का पार्ट नहीं है। चलिए, द नेम ऑफ द ऑथर 2009 रिलीज द बुक सेंट ऑफ गॉड। 2019 में जो बुक सेंट ऑफ गॉड आई थी उसके ऑथर कौन थे, ये वाला सवाल पूछा जा रहा है। अब जरा थोड़ा समझते हैं। अगर 2019 में किताब आई थी, अब जो है वो 2019 की किताब 2025 में तो पूछेगा नहीं, तो इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर ये शौकत मजूमदार है। लेकिन अब हमें क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए पहले वो मैं सिखा देता हूँ। अच्छा, अब मैं ना, ये आप कह रहे होंगे सर कि फिर ये क्वेश्चन आप क्यों करवा रहे हो, आप ये क्वेश्चन दिखाई क्यों रहे हो। इसीलिए दिखा रहा हूँ कि कैसे सवाल आते हैं ना वो आपको पता होना चाहिए। जिस दिन आपको एग्जाम का पैटर्न अच्छी तरह से पता चल जाएगा उस दिन आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पैटर्न पता होना। इसीलिए जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ सबसे पहले पेपर के पैटर्न का एनालिसिस करवाता हूँ। बार बार बोलता हूँ PYQ देखो, PYQ देखो। उससे क्या होता है कि यार एक ना हर एग्जाम का एक पैटर्न सेट होता है कि वो क्या पूछना चाहते हैं, तो उसी के हिसाब से सवाल आते हैं और जो वो पैटर्न कर लेता है वो एग्जाम में पास हो जाता है। चलो अब जरा समझते हैं यार, जो एग्जाम में और आ सकती, कालिदास बहुत बड़े लेखक रहे हैं, बहुत बड़े कवि रहे हैं। तो इन्होंने कौन सी किताबें लिखी वो लिख लेना, ठीक है। शकुंतला है ना, शकुंतला। अच्छा, और क्या लिखी, मेघदूत, मेघदूत, ये सब लिखेंगे अपने नोटबुक में, ठीक है। रघुवंशम, रघुवंशम। उसके बाद याद रखना मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि कालिदास का जो टाइम पीरियड जो था ना वो गुप्ता पीरियड के थे, ये गुप्ता पीरियड में आए। इसका मतलब 300 AD के आसपास जो है ये कालिदास लेखक हुआ करे। तो कालिदास का मैंने लिखवा दिया, तो पहला पोएट हो गया। दूसरा जरा लिखो, दूसरा लिखेंगे चाणक्य, दूसरा है चाणक्य। चाणक्य ने जो किताब लिखी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। ये कैसी बुक है, पॉलिटिकल बुक है। ये कैसी बुक है, पॉलिटिकल। ये जो बुक है ये पॉलिटिकल बुक है। और कौन सी किताब लिखी चाणक्य ने, चाणक्य नीति लिखी। इसने एक और लिखी चाणक्य नीति, चाणक्य, चाणक्य नीति भी इन्होंने ही लिखी है। तो ये आपको जो है दो किताबें चाणक्य की याद रखें। चाणक्य का नाम क्या है, चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त है, विष्णुगुप्त के नाम से भी इसे हम जानते हैं चाणक्य को, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना, विष्णुगुप्ता ये ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा। अच्छा, एक और नाम है कौटिल्य, एक और नाम है कौटिल्य, कौटिल्य। तो चाणक्य का जो नाम है, चले गया, आप स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, इसे पीछे वीडियो में पीछे जाकर। तो चाणक्य का विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र इन्होंने किताब लिखी। अब मैं थोड़ा सा और आपको सिखाने की कोशिश करूंगा यार। जो जो लिखा रहा हूँ ना बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। अब मैं जो भी यहाँ पर लिखवा रहा हूँ मैं इसको PPT में भी डाल के दे सकता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ। उसकी दो वजह है। पहली वजह तो ये है कि यार जब मैं लिखकर पढ़ाते हैं, जब समझाते हैं, थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि लंबे समय तक आपके दिमाग में बना रहेगा। मैंने PPT पढ़ दिया, निकल गया, नहीं काम होगा। तो हर्षवर्धन जो थे ना, ये पोस्ट गुप्ता पीरियड के राजा थे। तो इन्होंने क्या क्या लिखा, इन्होंने लिखा रत्नावली, रत्नावली। इन्होंने लिखा नागानंदा, इन्होंने रत्नावली लिखा। इन्होंने महानंदा, सॉरी नागानंदा नहीं, महानंदा, महानंदा लिखा। प्रियदर्शिका, इन्होंने एक और किताब लिखी, प्रिय, प्रियदर्शिका, दर, प्रियदर्शिका, ये किताब लिखी। उसके बाद में चौथा बाणभट्ट। अब इस हर्षवर्धन के ऊपर एक किताब लिखी बाणभट्ट ने। तो बाणभट्ट ने क्या लिखा, इन्होंने लिखा हर्ष चरिता, इन्होंने किताब लिखा हर्ष चरिता।
इन्होंने किताब लिखा हर्षचरिता। तो ये सारी की सारी किताबें जो है आपको पता होनी चाहिए। तो बाणभट्ट ने कौन सी किताब लिखा बेटा, लिखो बाणभट्ट हर्षचरिता। बाणभट्ट जो है उनकी किताब है हर्षचरिता। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि यार कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में जीके पूछा जा रहा हो, एनटीपीसी में, एसएससी में, सीमेट में, क्लैट में, यूपी पीसीएस में, बिहार पीएससी में, छत्तीसगढ़ पीएससी में, कहीं पर भी पूछा जा रहा हो, यार ये जो मैं क्लासेस आपको दे रहा हूँ ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए बेनिफिशियल है। एक बात ये है कि ये पूरी इंग्लिश में जा रही है, मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ जा रहा है। जनरली जीके हिंदी में लिखा हुआ मिलता है, लेकिन हिंदी इंग्लिश में हमने इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या है कि यार इंग्लिश हिंदी नहीं पता चलता, तो इंग्लिश चाहिए। इस वजह से बहुत कम सोर्सेस यूट्यूब पर ऐसे हैं जो इंग्लिश में पूरा देते हैं। इस वजह से हम लोगों ने इंग्लिश में कोशिश किया है। लोग देते भी देते हैं लेकिन पूरा नहीं देते, तो हम लोग लगातार एक वीक में 3-3 लेक्चर आ रहे हैं, आधा आधा घंटा भी को 1.5 घंटा, मतलब लगभग आप 1.5 घंटे की वीडियो पे आप 3 घंटे तक काम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है मेरे प्यारे बच्चों आपको पढ़ना है, आपको लिखना है और आगे बढ़ना है। चलिए, तो मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या लिखा है, द 2 इंडियन एक्टर शेयर द नेशनल बेस्ट एक्टर अवार्ड। तो यार ये जो मेल की बात हो रही है, 66 की बात हो रही है, तो ये 2019 की बात, अभी 71 आया है। 71 2025 में 71 नेशनल अवार्ड आया है, नेशनल अवार्ड आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर विक्रांत को मिला है। अच्छा, विक्रांत कौन है बेटा, विक्रांत मैसी है ना, आपको शायद नाम पता होगा। ये एक व्यक्ति है विक्रांत मैसी, ये 12th फेल मूवी इन्होंने बनाई थी, ये विक्रांत मैसी है। ये शाहरुख खान है। तो इन दोनों लोगों को क्या मिला है, इंडिया का नेशनल अवार्ड, फर्स्ट 71 नेशनल अवार्ड विक्रांत मैसी को मिला। और विक्रांत मैसी के साथ साथ में किसको मिला, शाहरुख खान को मिला। अच्छा, शाहरुख खान को हिंदुस्तान में पहली बार ये अवार्ड दिया गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इतने बड़े स्टार हैं तो यार शाहरुख खान को देखकर यार मजा आता है। मतलब शाहरुख खान एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही जीरो से स्टार्ट करके बहुत सारी ऊंचाइयों तक उन्होंने छुआ है। और दूसरी अच्छी बात है कि जब भी हम पॉडकास्ट देखते हैं, बहुत दूसरी चीज दूसरे लोगों को सुनते हैं, तो उस समय भी जो है सब लोग उनकी तारीफ करते हैं कि यार व्हाट ह्यूमन बीइंग ही इज, यार सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, सबको सम्मान देते हैं। तो ये बड़ी बात है, ठीक है। तो नेशनल अवार्ड शाहरुख खान को मिला, ये थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब थोड़ा सा और यदि मैं बात करूँ कौन सा नंबर हो गया बेटा, नंबर तो आपको 71 याद रखना पड़ेगा। चलो डन। अब नेक्स्ट लाइन में हम जाएंगे, तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर याद रखने की जरूरत नहीं है, 2019 का था वो याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने जो बताया वो याद रखना 2025 के। 2025 के याद रखिएगा जरा फटाफट से। मेरे पास में एक लिस्ट भी मैंने लाई है, वो देखते हैं। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान को मिला, विक्रांत मैसी को मिला। शाहरुख खान को इंपॉर्टेंट पॉइंट है जवान के लिए मिला। 12th फेल के लिए किसको मिला, विक्रांत मैसी को मिला। उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रानी मुखर्जी को मिला। मिस्टर चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर इसका याद रखिएगा। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर किसको मिला बेटा, विजय राघवन को मिला। मुथु पट्टी को भी मिला, ये पार्किंग इनकी मूवी का नाम है, इनका नाम पुक्कलम नाम है। अब बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस उर्वशी को मिला, और उर्वशी उल्लोजुकु नाम की कोई मूवी थी, जानकी बड़ीवाला वश मूवी का नाम था। तो इंपॉर्टेंट एक्टर और एक्ट्रेस याद रखिएगा, रानी मुखर्जी याद रखना, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी याद रखना, इतनी बात इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया। 71 नंबर का नेशनल अवार्ड हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 16 अब हमारे पास आ चुका है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फिनोमिना इन फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी विच इन्वॉल्व्स द splitting of the spectral line into 2 or more component of slightly different frequency when the light source is placed in a magnetic field। तो उसे हम लोग कहते हैं जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है थोड़ा समझ। जब भी एक लाइट आती है एटम के ऊपर, और एटम के ऊपर आने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिख के लेकर आया है, विच इज स्पेसिफिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड बाय एन एटम। एटम के द्वारा उस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को एमिट किया जाता है, इज स्प्लिट इनटू मल्टीपल, बहुत सारे मल्टीपल लाइट्स में वो डिवाइड हो जाता है, उसे हम जीमन इफेक्ट कहते हैं। याद रखना कौन सा इफेक्ट कहते हैं, जीमन इफेक्ट कहते हैं।
आपको दो इफेक्ट और याद रखना है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा अरोरा ऑस्ट्रियालिस ऑस्ट्रियालिस और अरोरा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस। तो ये याद रखेंगे, ऑस्ट्रियालिस और बोरियालिस। बोरियालिस ऑस्ट्रियालिस जो है ये सदर्न पोल में है ना, सदर्न पोल में होने वाला एक फिनोमिना है, और अरोरा बोरियालिस जो है ये नदर्न पोल में, नदर्न पोल में होने वाला एक जो है एक लाइटनिंग है ना, क्या है बेटा, लाइटनिंग, हाँ लाइटनिंग, लाइटनिंग इवेंट है बेटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न पोल याद रख लेना, अरोरा बोरियालिस नदर्न पोल में होगा, ये बातें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 मैं आपके सामने दे चुका हूं, फटाफट से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है। देखो अंटार्कटिका जो है एक कॉन्टिनेंट है, वहां पर क्या है, हाइट पर होने की वजह से बहुत सारी चीजों की स्टडी की जा सकती है। पहली बात तो क्या स्टडी की जा सकती है कि यार जो आपका ओशन सॉरी जो स्नो है, जो बर्फ जमी है, उसका मेल्टिंग क्या हो रहा है, एस्ट्रोनॉमी, वो सब डिस्कस किया जा सकता है, उन सब की स्टडी की जा सकती है, तो उन सब की स्टडी की जा सकती है। तो सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से कि यार यहाँ पर सबसे पहले हमने दक्षिण गंगोत्री है ना, याद रखना, दक्षिण गंगोत्री करके, गंगोत्री दक्षिण गंगोत्री करके एक मिशन भेजा था 1983 में, लेकिन अब वो मिशन काम नहीं कर रहा है। इस वजह से अब क्या हुआ कि हमने कुछ और मिशंस भेजे हैं। तो एक पहले तो इसके बाद एक मैत्री नाम का एक मिशन था, मैत्री 1, और अभी अभी एक और मिशन भेजा गया मैत्री 2। तो मैत्री 1 और मैत्री 2 दोनों ही मिशन जो है आपके अंटार्कटिका रीजन में भेजे गए हैं, और ये दोनों ही जो मिशन है वो क्या करेंगे, एस्ट्रोनॉमी के बारे में रिसर्च करने का काम करेंगे, और कई सारी जो आप ब्रह्मांड की खोज करने की काम करेंगे, ब्रह्मांड में क्या हो रहा है उसके बारे में खोज करेंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर की जा सकती है, ठीक है। तो थोड़ा और देखते हैं, एक और जो मिशन है भारती है ना, मैत्री 1 मैत्री 2, और एक और मिशन है जिसका नाम है भारती। तो इतने सारे मिशन जो है अंटार्कटिका में भेजे गए हैं, अंटार्कटिका रीजन में भेजे गए हैं। तो पहला क्या हुआ, दक्षिण गंगोत्री 1983 में भेजा गया, मैत्री 1 और मैत्री 2। मैत्री 1 तो पहले भेजा गया था, अभी जो है मैत्री 2 भेजा गया है। और उसके बाद यार क्या याद रखेंगे यार, एक और जो है मिशन भेजा गया था जिसका नाम है भारती मिशन। इतना क्लियर हो गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर खत्म कर रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर जा रहे हैं। फटाफट से क्वेश्चन देखो और आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। क्या लिखा है, 2019 में पद्म विभूषण की बात हो रही है। तो यार ये तो अब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इस वजह से अब हम क्या कर रहे हैं कि यार 2025 के पद्मा अवार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो 2025 में टोटल पद्मा अवार्ड 139 दिए गए, और उसमें सब, इसमें पद्मा अवार्ड में हाईएस्ट कौन होता है, पद्मा अवार्ड, पद्मा अवार्ड जो होते हैं उसमें हाईएस्ट कौन सा होता है, पद्म विभूषण, उसमें होता है पद्म विभूषण, याद रखेंगे पद्म विभूषण। उसके बाद पद्म भूषण, पद्म भूषण, और उसके बाद में याद रखेंगे पद्मश्री, पद्मश्री, पद्मश्री जो है, ये जो है हमारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। तो टोटल 139 2025 में दिए गए। इतना फटाफट से लिख लेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। तो यार देखेंगे पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण जो है वो 9 दिए, 19 दिए गए, और 113 पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। अब जो पद्म विभूषण जिनको मिला, उन पद्म विभूषण जिनको मिला उनके नाम हमें याद रखने की जरूरत है। और टोटल पद्म विभूषण जो है कितने लोगों को मिला, 7 लोगों को मिला है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यार श्री जो है दूर नागेश्वर रेड्डी को मिला, उसके बाद जस्टिस श्री जगदीश को मिला, और उसके बाद कुमुदिनी को मिला, लक्ष्मी नारायणा को मिला, उसके बाद एमटी वासुदेवन को मिला, श्री
ओसामू को मिला, और उसके ये कहाँ के थे बेटा, जापान के हैं, ठीक है, जापान का एक व्यक्ति उसको मिला, तो याद रखेंगे, ठीक है। और शारदा सिन्हा को मिला, ये आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। तो टोटल 139 मिले, 139 में 7 जो है वो किसको मिले बेटा, 7 पद्म विभूषण, और उसके बाद में आप यहां देख लेंगे आपका पद्म भूषण जो है वो 19 को, और पद्मश्री जो है 113 लोगों को मिला। टोटल एड ऑन करोगे तो 139 अवार्ड्स निकल के आते हैं। चलिए, क्वेश्चन 18 हो चुका है, अब हम क्वेश्चन 19 की ओर जाएंगे। फादर ऑफ मुस्लिम रिनेसेंस जो है बंगाल में कौन है, उनका नाम है नवाब अब्दुल लतीफ खान, ये याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आप याद रखेंगे। चलिए, मुझे लगता है यहां तक बातें खत्म हो गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। द अमेरिकन साइंटिस्ट एडविन हबल नेम इज एसोसिएटेड बिग बैंग थियरी से एडविन हबल का नाम जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है कब बना, 1944 को बना। वर्ल्ड बैंक कब बना, वर्ल्ड बैंक 1944 को बना, लेकिन ये 1945 में इसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। वर्ल्ड बैंक का ऑपरेशन 1946, वर्ल्ड बैंक 1946 में इसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है बेटा, वॉशिंगटन डीसी है ना, वॉशिंगटन डीसी में इस दोनों ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। या अच्छा, किससे बने, ब्रेटन वुड जो कॉन्फ्रेंस जो था, ब्रेटन वुड जो कॉन्फ्रेंस था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बनाए गए थे। 2020 की बात करें तो यार 189 मेंबर हुआ करते थे आईएमएफ में, लेकिन 2025 में 191 टोटल मेंबर हो चुके हैं। तो ये वाला 189, देखो पीवाईक्यू आप डायरेक्ट पढ़ते 189 याद करते, लेकिन अब करंट अफेयर भी आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो 191 टोटल कंट्रीज हो चुकी हैं 2025 में। चलो, हो गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिनोमिना ड्रिवन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट की स्कैटरिंग का मतलब होता है लाइट को तोड़ देना, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अल्पेनग्लो, है ना, अल्पेनग्लो। ये एक ऐसा फिनोमिना है जो किसी सनराइज और सनसेट के टाइम पे माउंटेन्स पर दिखाई देता है, उसे अल्पेनग्लो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ दिस इज द एनर्जी कन्वर्जन दैट हैपेंस इन द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो यार जरा सुनना, फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सनलाइट, आपको क्या चाहिए CO2, आपको क्या चाहिए वाटर, और आपको सनलाइट हो गया, CO2 हो गया, वाटर हो गया, और आपको चाहिए क्लोरोफिल, बेटा क्लोरोफिल चाहिए। अब ये सब प्रक्रिया होने के बाद C6H12O6 का निर्माण होता है, C6H12O6 का निर्माण होता है, C6H12O6 का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। तो ये लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती फोटोसिंथेसिस में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, फोटोसिंथेसिस। अच्छा, 2-3 बातें और याद रख लेंगे, सुनना ध्यान से बेटा, सुनना ध्यान से, कि यार C6H12O6 जब बनता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बोलते हैं। अच्छा, अब इसी प्रक्रिया में जो है वो क्या होता है, रिडक्शन होता है, इसी में क्या होता है, रिडक्शन होता है। लेकिन जब एक खाना तो बन गया, अब खाने को डाइजेस्ट करना है, तो डाइजेस्ट करने की प्रक्रिया को रेस्पिरेशन बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो क्या होगा, C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है ब्रेक डाउन होता है और ATP का निर्माण होता है। तो ये वाला जो प्रक्रिया जो था वो रिडक्शन था। अब ये जो प्रक्रिया हो गई रेस्पिरेशन की, इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन,
इसे हम इस प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो प्लांट जो होता है वो आपका रिडक्शन भी करता है, वो आपका ऑक्सीडेशन भी करता है। इसीलिए प्लांट जो है रिडॉक्स करता है। आर क्या हुआ? रिडक्शन, फूड बनाना है। ऑक्सीडेशन क्या हुआ? फूड को डाइजेस्ट करना है। चलिए 23 हो गया। गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हेन सती प्रथा बिकेम इलीगल एंड पनिशेबल। तो यार विलियम बेंटिक इज द राइट आंसर। 1829 में ऐसा हुआ। क्या हुआ कि इसके बाद में एक एक्ट आया, उस एक्ट का नाम है चार्टर एक्ट 1833 आया। और इसमें क्या हुआ कि ये जो विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, उस एक्ट के माध्यम से उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो 1833 में जो है पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हिंदुस्तान पर हो गया और फिर उनके हेड को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो विलियम बेंटिक जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए। याद रखना, जिन्होंने सती सिस्टम को एबॉलिश किया, सती सिस्टम को खत्म किया। किसकी सहायता से खत्म किया? राजा राम मोहन राय की सहायता से खत्म किया। याद रखिए। इतना क्लियर हो गया क्या? फर्स्ट जीजी ऑफ इंडिया, सती सिस्टम खत्म किया राजा राम मोहन राय की सहायता से 1829 में। क्वेश्चन नंबर, विजयवाड़ा लाइज ऑन द बैंक ऑफ कौन सी रिवर? तो सबको पता है कृष्णा रिवर जो है वो के बैंक पे विजयवाड़ा है। अच्छा, ताप्ती रिवर के बैंक पे क्या है? सूरत है। महानदी के रिवर पर क्या है? रायपुर। गोदावरी के बैंक पर क्या है? नासिक है। चलो इतना हो गया। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।